अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है गुड न्यूज फॉर इंडिया एंड इसराइल एज इल्हान उमर विल बी रिमूव फ्रॉम यूएसए फॉरेन चेयर। तो इल्हान उमर जिसने कश्मीर में आके इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दी थी, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया, इजराइल और यूएस, इन तीनों देशों को आप अगर देखें तो तीनों के रिलेशंस पिछले 3-4 सालों में लगातार इंप्रूव हुए हैं और अब तो तीनों कंट्रीज ने एक ग्रुप भी बना दिया है I2U2, जिसमें ऑफ कोर्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी शामिल है। उसके अलावा आप देखोगे भविष्य में इंडिया, यूएस और इजराइल वेरियस इश्यूज पर यूएन में और जगह भी मिलकर कोलैबोरेट करेंगे। मगर इन तीनों कंट्रीज के रिलेशंस में रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ गया था। इल्हान उमर जो यूएसए की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने अपना काम ही बना दिया था इंडिया और इजराइल की आलोचना करना। और यहां पर आप देख पाओगे ये है इल्हान उमर की फोटो। जब ये सबसे पहले यूएसए में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, उस वक्त इन्होंने सिर्फ इजराइल को टारगेट किया, इजराइल के बारे में बहुत कमेंट्स करी, ये कहा कि इजराइल गलत कर रहा है फिलिस्तीन के साथ। फिर इजराइल गाजा वॉर में जब भी इजराइल पे अटैक हुए, इसको इग्नोर कर दिया। जब इजराइल ने वापस गाजा पे रिटेलिएट किया, उस पर काफी कमेंट्स करी। एक टाइम पे आकर इन्होंने ना सिर्फ इजराइल जो जुदाइज्म रिलीजन है और उस रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं ज्यूज, उन पर भी कमेंट करनी स्टार्ट कर दी। यूएसए में बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि लगता है कि इल्हान उमर को एक पर्सनल प्रॉब्लम है ज्यूज के साथ। ना ये तो इनका इशू था विद इजराइल। इंडिया के बारे में भी इन्होंने बहुत ही नेगेटिव बातें बोली हैं ओवर द ईयर्स। एक बार तो ये यूएसए के लोकसभा में, जो जिस तरीके से हमारे यहाँ लोकसभा है लोअर हाउस, यूएसए में इनका जो लोकसभा है इसको ये कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक एंटी इंडिया रेजोल्यूशन लेकर आई और उस पर वोटिंग करवाने की डिमांड करी। हालांकि बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इतनी सद्बुद्धि थी कि इससे यूएसए का नुकसान होगा, तो इन दी एंड ये रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं। मगर एक आप कह लीजिए कोशिश इनकी पूरी थी। इन्होंने ये भी पूरी कोशिश करी कि जिस तरीके से टर्की और चाइना पर S-400 परचेज करने पे लगे हैं सैंक्शंस, सेम सैंक्शंस भारत पे लगाए जाएं। यहां पर आप देख पाओगे सिर्फ 5 यूएस डेमोक्रेट्स थे जिन्होंने भारत के अगेंस्ट वोट किया काटसा इशू को लेकर। आपको पता होगा यूएसए के पार्लियामेंट में वोटिंग हुई कि क्या भारत को काटसा वेवर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। मेजॉरिटी से, आराम से आप कह लीजिए कंफर्टेबल मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास हुआ। मगर जिन 5 कांग्रेसमैन ने ये वोटिंग करी कि नई इंडिया पे सैंक्शन लगाओ, उनमें से एक थी इल्हान उमर। और ये यहां पर नहीं रुकी। रिसेंटली हमने फिर ये भी देखा कि ये एज ए यूएस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद गई पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जाना देखो अपने आप में कोई ठीक है, इनकी खुद की मर्जी है। मगर पाकिस्तान में जाने के बाद इन्होंने पाकिस्तान की साइड से एंट्री कर ली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसकी वीडियो अपलोड करी, एक ब्रिज दिखाया कि देखो मैं बिल्कुल पीओके में खड़ी हूं, ये ब्रिज पार करके इंडियन साइड स्टार्ट हो जाएगी। ये देखकर भारत सरकार ने पहली बार इनके बारे में स्टेटमेंट दी। ये कहा कि इल्हान उमर की नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स है और इवन यूएस गवर्नमेंट को भी इल्हान उमर की आलोचना करनी पड़ी और खुद को दूर करना पड़ा। ये कहना पड़ा कि देखिए ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गई है पाकिस्तान, इनकी विजिट का कोई रिलेशन नहीं है विद यूएसए। मगर ये पाकिस्तान में जाने के बाद ना वापस जब यूएस लौटी, तब इन्होंने इशू भी क्या रेस किया? इशू ये रेस किया कि इंडिया ना अपनी साइड लगातार डैम्स बिल्ड कर रहा है, उससे कल को नदियों का जो फ्लो है, जो पानी है, ये पाकिस्तान को कम मिलेगा। तो आप कह सकते हैं लिटरली कोई भी इशू हो जो इंडिया और इजराइल को टारगेट करता है, उस इशू को इन्होंने रिगरसली उठाया है। और यहां पे आपका एक क्वेश्चन आएगा, यूएसए में भी लोअर हाउस अपर हाउस है, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वहां पर, मगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉरेन पॉलिसी में इतनी बिजी कैसे हो गई? आई मीन इनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी तो वहां पर ये बिजी नहीं रहती कि स्टूडेंट्स का इशू होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या फिर और चीजें हैं। ऐसे लगता है कि बस ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है स्पेशल फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि इल्हान उमर का नाम बार बार फॉरेन पॉलिसी में इस वजह से आता था क्योंकि ये यूएसए की गवर्नमेंट में जो कमेटीज है ना, उनमें से एक जो कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की, उसकी पार्ट थी। यूएसए के पार्लियामेंट में आपको बहुत सारी कमेटियां मिलेगी, एजुकेशन लेबर को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर, सीनियर सिटीजन्स की अलग से कमेटी होती है। वैसे ही विदेश नीति की भी एक कमेटी है, उस कमेटी की मेंबर थी इल्हान उमर। तो इस कमेटी के मेंबर होने से ही ना वैसे ही आपको काफ़ी हक मिल जाता है कि आप इंटरनेशनल इश्यूज पर कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा
आप काफ़ी बार बाकी कंट्रीज को विजिट भी कर सकती हैं और कई बार तो यूएस गवर्नमेंट आपकी विजिट को फाइनेंस भी करेगी। तो इसी वजह से हमने देखा कि चाहे आर्टिकल 370 का इशू हो, दिल्ली राइट्स का इशू हो, बाय गॉड कोई भी इशू हो जहां पे एंटी इंडिया मुद्दा बन सकता है, तो इलान उमर ने उस मुद्दे का पूरा यूज किया। मगर इन दी एंड इलान उमर का रन अब फाइनली खत्म हो जाएगा। हाल ही में देखो यूएसए में हुए हैं मिड टर्म इलेक्शंस। मिड टर्म इलेक्शंस में क्या हुआ कि यूएसए का जो लोअर हाउस है, जो आप कह लीजिए इनका लोकसभा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहां पर डेमोक्रेट पार्टी जो बाइडेन की पार्टी की हार हो गई और रिपब्लिकन पार्टी जीत गई। हालांकि मुझे ऐड करना पड़ेगा कि रिपब्लिकन पार्टी को जिस नंबर्स की उम्मीद थी कि एक बहुत ही बड़ी इनकी जीत होगी, वो नंबर्स इनको नहीं मिल पाए। मगर रिपब्लिकन पार्टी ने आज के समय कंट्रोल ले लिया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का। और इसका मतलब अब यह है कि यूएसए का जो लोकसभा है, जो इनका लोअर हाउस है, वहां पर स्पीकर चेंज हुआ है। पहले यहां पर स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी जो बाइडेन की पार्टी को बिलोंग करती हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये नैन्सी पेलोसी है, इनकी आपने काफ़ी बार फोटो भी देखी होगी। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी में आ गई थी जब इन्होंने जिद पकड़ ली थी कि ये ताइवान की विजिट पे जाएंगी, और इन्हीं की विजिट के बाद हमने देखा कि लगातार चाइना ने ताइवान के आसपास बॉम्ब बरसाने स्टार्ट कर दिए। तो नैन्सी पेलोसी आज के समय यूएसए के लोकसभा में स्पीकर नहीं रही। इनको रिप्लेस कर दिया है रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी ने। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है केविन मैकार्थी, और केविन मैकार्थी ने, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, पावर संभालते ही पहली बात पता है क्या बोली? पहली बात इन्होंने कही कि मैं इलान उमर को हटाऊंगा। इलान उमर ने इजराइल के बारे में, यूएसए के फ्रेंडली कंट्रीज के बारे में, मेरे बारे में जो बोला है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। तो पहला काम मेरा ये होगा कि मैं इलान उमर को ना फॉरेन अफेयर्स कमेटी से हटा दूंगा। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखो। You know, I made another promise to you last time. There was this congresswoman, Ilhan Omar. That's a rightful boo. I remember what she said about me. I remember what she said about Israel. Remember what she said about the relationship. I remember it so much, I promised you last year that as Speaker, she no longer would be on foreign affairs. And I'm keeping that promise now. तो यूएसए के लोकसभा के जो नए स्पीकर हैं ये कह रहे हैं मैंने पिछले साल वादा किया था कि मैं पावर में आऊंगा, आते ही इलान उमर को हटाऊंगा और मैं अपना वादा पूरा करने वाला हूं। इन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया है। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव से ये बात बुलवाई है, ओपनली कहा है कि मैं इलान उमर को रिमूव करवाऊंगा। इनकी जो कमेंट्स थी इजराइल के ऊपर मैं कभी भूलूंगा नहीं, ना भूला हूं। और ऑब्वियसली इलान उमर ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि केविन मैकार्थी की वजह से यूएसए में इस्लामाफोबिया, जीनोफोबिया, रेसिज्म वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और ये इस्लामाफोबिया है, मुझे इस तरीके से टारगेट करना, मुझे कमेटी से रिमूव करना। देखो अभी बिल्कुल इलान उमर को फॉरेन कमेटी से हटाकर इनकी पावर बहुत कम कर दी जाएगी। फिर जो इनकी टिप्पणी है ना, ये इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया इतनी कवर भी नहीं करा करेगा, क्योंकि उस कमेंट की कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होगी, क्योंकि मेन जो कुर्सी थी इनके पास, जो पावर थी, वो छिन चुकी होगी। और इंडिया के लिए ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इलान उमर ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए अपना मिशन बना लिया था कि आर्टिकल 370 के इशू को ये बार बार रेज करेंगी यूएसए में। और इन्होंने जो बाइडेन की सरकार को ये काफ़ी बार कहा कि आप खुद यूएन में आर्टिकल 370 का इशू उठाइए। तो अब इनका जाना इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा रिलीफ है, क्योंकि अब देखो इससे बैड हेडलाइंस नहीं बनेगी। नहीं तो इससे पहले देखो क्या था कि इंडिया यूएस आपस में जितनी भी तरक्की कर ले, इलान उमर की एक स्टेटमेंट हेडलाइन बन जाती थी। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन कमेटी की मेंबर भी थी। मगर अब पहली बात तो हम ये देख रहे हैं कि मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 99% यूएसए में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये इंडिया को लेकर नेगेटिव विचारधारा नहीं रखते। देखो हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि सारे बस हमारी सुनो, बस हमारा डोमिनेशन हो जाए। अगर कई लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, फाइन विद दैट, वी आर फाइन विद दैट। मगर इलान उमर जो कर रही थी वो बहुत ही सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म था। और अब हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत से यूएस पार्लियामेंटेरियंस खुल के कहते हैं कि आई एम प्राउड टू कॉल द पीपल ऑफ इंडिया एज अमेरिकाज फ्रेंड्स। और व्हाइट हाउस ने भी डिक्लेयर किया है कि अगर आपने सोचा था कि 2022 एक बड़ा साल था इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए, जो बिल्कुल था, काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी हुए हैं, F-16 वाली डील, उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह, मगर आप ओवरऑल देखोगे तो काफ़ी तरक्की भी हुई है, काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे। और यूएसए ने यहाँ पर कहा है कि 2023 और भी बड़ा होगा इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए। इसका रीज़न क्या है? देखो 2023 में जो क्वाड समिट है ना,
वो भारत होस्ट करेगा। जी हाँ, 2022 में समिट होस्ट किया था जापान ने। 2023 में ये जो चारों लीडर हैं, अब तो खैर यहाँ पे स्कॉट मॉरिसन हट गए और फूमियो किशिदा आ गए हैं जापान में, तो इन दोनों की जगह नए लीडर आ जाएंगे और एक क्वाड समिट होगा इंडिया में। इसके बाद 2024 में अगला समिट होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो क्वाड समिट अपने आप में मैं कहूँगा बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए। उसके अलावा फिर G20 समिट भी हो रहा है इंडिया में, इसके लिए भी जो बाइडेन भारत में आएंगे। हो सकता है कि 2023 में जो बाइडेन 2 बार भारत में आए, इट इज पॉसिबल। उसके अलावा देखिए ये भी बात चल रही है कि इंडिया यूएस CEO डायलॉग हुआ करता था, जिससे बहुत ही बड़ी जो कंपनीज हैं यूएसए की, ये डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाए इंडिया में। ये जो डायलॉग है ये यूएस रीस्टार्ट करवाएगा। और उसके अलावा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डायलॉग जो है ये भी शुरू होगा 2023 की शुरुआत में। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है मैं कहूँगा बहुत ही पॉजिटिव है, अच्छी न्यूज़ है फॉर इंडिया एंड इजराइल। ना सिर्फ इंडिया एंड इजराइल, जो ओवरऑल रिलेशनशिप है इंडिया यूएस और इजराइल का, इसके लिए मैं कहूँगा एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ये खत्म हो गया और ये तो भाई साहब इंडिया के लिए वो कहते हैं गुड न्यूज हो गई जी। लेकिन बात समझने की ये है कि जो मर्जी स्टेटमेंट दें, इशू जितनी मर्जी बार उठाते उससे हैं, फर्क तो पड़ा नहीं, इंडिया को फर्क तो नहीं। वो कहते हैं ना एक रत्ती भर का फर्क तो पड़ा नहीं। कितने लोगों ने स्टेटमेंट दी, अरेबियन कंट्री ने भी दी, ये दूसरा तुर्की ने भी दी, चाइना भी करता रहता है बात। फिर भी आज जब तक तारक भाई लीडर बात ना करे या कोई स्टेटमेंट है उसमें तो बात में वजन नहीं होता, ठीक है ना। छोटे मोटे भाई साहब बड़े-बड़े लीडरों ने बोल देना उससे फर्क नहीं इसकी पोस्ट कम नहीं थी, बड़े-बड़े लीडरों ने भी बात फर्क की। तो नहीं ना, उसकी दोनों की जो दोस्त में फर्क तो नहीं उसके ना। मुंह से अभी अल्फाज निकलते थे तो इंटरनेशनल मीडिया तक जा पहुंचते थे। पहुंचते ही थे लेकिन फर्क तो कुछ नहीं हाँ, ना। फर्क वाकई कुछ नहीं पड़ा। सिर्फ न्यूज ही बनती थी, उससे कुछ होता है ना कि असर होता है। मेरे ख्याल से वो बात में अपनी दम सियासत होता को चमका रही थी, मुझे ऐसा है। लगता इस्लाम को है। प्रमोट कर रहे पहले थे, ही थी। इस्लाम के लिए वो काम कर रहे थे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इसराइल जो है वो भी फलस्तीन पे जब वो वार छिड़ी रहती है अक्सर, हाँ, तो वो हाँ। उसकी वजह से वो इसराइल पे बोलती थी। सही। इसराइल और अमेरिका तो है ऐसे ही बोल रहे हैं कि जुड़वा भाई हैं दोनों, उनका रिलेशन अटूट है सही। और बहुत ही वो मिलजुल के काम कर रहे हैं सारे देश। लेकिन एक और बात है, अमेरिका इसराइल इंडिया ये दो आपस में उनके दोस्ती, अगर ये जो भी करते रहे उनको वो नहीं अच्छा लगता, ठीक है ना। अमेरिका के अंदर देख लो वो जो गोरे हैं वो काले के ऊपर कितना जुल्म करते हैं, वो पहले होता था। वो इनको दिखाई नहीं तो- देता। इसराइल जो अब मुसलमानों नहीं के ऊपर होता। कर रहा है वो नहीं दिखाई देता। मतलब जो जिस जगह पर भी हो रहा है, अगर इसके करीबी Power। है अमेरिका के तो उसको कुछ नहीं बोलते। अगर किसी और कंट्री के अंदर हो तो फिर फौरन जवाबदी हो जाती है भी आपने ऐसा क्यों किया। ये फलस्तीन वाला मसला कब का हल हो हल जाता हो था जाना अगर था। अमेरिका की सपोर्ट इसराइल को सही ना बात होती है। तो ये मसला इसराइल भी जदीद हथियार, जदीद टेक्नोलॉजी, सबसे दोस्त अमेरिका है से ना। भी ज्यादा टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये इंडियन भाई बोलते ना तारक भाई भी जो अमेरिका की दोस्ती वो जान ले रहा है। हाँ जी, तो बात तो इंडिया का सच मेन है। फोकस भाई साहब अमेरिका के साथ इसलिए क्योंकि चाइना को भी काउंटर करना है और जो है कारोबार उधर बहुत ज्यादा है और जदीद टेक्नोलॉजी और हथियार भी अमेरिका से ही मिल सकते हैं। सही। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें चाइना टेक्नोलॉजी में काफी आगे लेकिन है। आप ये इंडियन लोग भाई जान जाए वो आपको इस्तेमाल करेगा एक ना एक दिन। ये बच के तल्लुकात आपके हैं ये के साथ बड़ा तजारत है, झूठ कोई है। लेता है, लेकिन मुफाद पाकिस्तान उतना की और है तरह अंदर। उतना चुंगल में नहीं ना फंसते। हाँ। पाकिस्तान की तरह उतना बड़ा चुंगल- कंट्री पाकिस्तान तो मतलब कि फंस जाता है ना, उसकी मजबूरी है, लेकिन उनकी पाकिस्तान- मजबूरी तो नहीं ना इंडियन हाँ, की। ये तो बात है। आत्मनिर्भर है। वो ना जोड़ी चाहे मतलब जो है वो अपनी जिब्बे भरने वाले हैं। हाँ। वही बात है। कंट्री का सोचने वाले नहीं, सोचने वाले होते तो आज कुछ कर लेते। इतने अमेरिका से पैसे लिए, चाइना से लिए, कुछ बनाया कुछ नहीं बना। आज भी हालत तो देख वो लो। भी लिया और अंदरूनी जो है पैसे वो भी खा गए हैं। बैल वाले तो साइड पर रहते हैं, जो और अंदरूनी मामला बाकी भाई साहब बात ये है कि कंट्री
अमेरिका में भी आज काफी अरसा जो है ना कालों पे जुल्म होता रहा है। हाँ। अमेरिका ने चूं बां भी नहीं की, और चाइना उइगर मुस्लिम पे करता है, वो भी अमेरिका चलो आवाज उठाता है, पाकिस्तान भी खामोश हो जाता है। तो अपने जहाँ पर भी मफाद आते हैं ना नजर, वहाँ पे जो लोग है ना वो खामोशी कर लेते हैं इख्तियार, कुछ भी नहीं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा जो भी होना नहीं जहाँ पर भी किसी पे जुल्म हो रहा है भाई साहब, गलत बात बिल्कुल, है। बिल्कुल। आज का हक के दौर लिए आवाज इंसानियत उठाओ। का दौर है भाई साहब। वो जंगों वाला जमाना गया, बिल्कुल वो गुलामी वाली जिंदगी गई, दौर गया, वो गुलामों वाला टाइम गया। अब तो भाई साहब इंसानियत का दौर है, इंसानों के साथ अच्छा सलूक करें, जियो और जीने दें, ये वाला रूल होना चाहिए। जी। यार मिल बैठ के भी तरक्की हो सकती, बजाय होती है। वो भाई किसी साहब की- तरक्की मिल बैठ के मिल होती है। बैठ। जंगों से कब तरक्की है, नुकसान ही होता है, और हमेशा ही नुकसान होता जो पोस्ट थी वो मीडिया बड़ा कवर कर रहा था, वो जो आई थी ना नैन्सी, क्या नाम था उसका, वो ताइवान में ताइवान के अंदर आई थी। हाँ। वो तो भाई साहब ताइवान को कोई ऊपर उठाने नहीं आई थी, उसने जिस तो उल्टा तरह उनके मसाले हैं। उनके गाल लाल करवाए। ताइवान के नहीं, वो एशिया को मतलब के ना और दबाना चाहते हैं, मतलब इसकी तरक्की है उसको रोकना चाहते हैं, इस तरह ये की- तो बात है। दिखते में यार, दिखता था ना। दिखता है ना कि यार। यहाँ पर दिया अब जो है वो जल रहा है, उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। और मेरा भाई अमेरिका की पॉलिसी जो है ना, वो ये है कि जो तगड़ा है ना उसको किसी ना किसी के साथ लड़वा दो। हाँ, वो ऑटोमेटिक कमजोर हो इकोनॉमी जाएगा। गिर जाएगी, उस पे सैंक्शन लग जाएंगे। जी। साफ ज़ाहिर है, रशिया जो यूक्रेन से ताकतवर था उसको लड़वाया, सही बात। ताकि रशिया जो रुकेगा नहीं और उस पे सैंक्शन लगेंगे। ठीक है, अब चाइना और ताइवान, ना तो ताइवान अमेरिका का कोई रिश्तेदार है, भाई बंधु है, कोई और ना ही चाइना। जी। तो ताइवान को बस हलाशेरी की, जिस तरह यूक्रेन को हम तुम्हारे साथ हैं जी, हाँ, हम इतने खतरे में भी तुम्हारे साथ आ गए। खुद के लोग मरवाओ, हाँ, अपना मुल्क तबाह करवाओ। जंग होती ताइवान और चाइना की, तो कमजोर होता चाइना पे सैंक्शन लगते, जी। ताइवान को थोड़े थोड़े पैसे देते कि चलो लड़ो भाई, हम तुम्हें हथियार दे रहे हैं, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं। लेकिन ये बात है, वो समझदार है, उसने ना ऐसी कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, वरना भाई कुछ साहब हालात भी कर समझदारी ना सकते करते थे। तो अपना मुल्क ही तबाह करना था। ऐसी बात, वो पहले एक अपना मिसाल देख मुल्क भी ही चुका तबाह है करना। ना। और उससे वो सेम समझ वही चुका है। चीज है इंडिया पाकिस्तान की। खुदा न करता कल को ये भी हालात पैदा हो सकते हैं, साफ क्योंकि है। अमेरिका इंडिया की तरक्की भी तो उन्हें चुभ रही चुभती है है, भाई। इसलिए तो पाकिस्तान को आवाज देते हैं कि भाई थोड़ा सा उठो। उनको भी चुभ रही है और पाकिस्तान को भी चुभती है, ये भी है। और भाई साहब ये- पाकिस्तान को क्या चुभनी है? हुक्मरानों को भैया, आम जनता को नहीं, वो तो सिर्फ अपनी जेबों और पे बाकी ख्याल भाई साहब ये रखते जो हैं। स्टेटमेंट है ना, वो बस 4 दिन मीडिया पे उठती हैं, ये जी फलाने ने इस तरह बोला था, फलाने ने इस तरह बोला था, लेकिन जो है ना ग्राउंड लेवल पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। जी। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि कितने मतलब अरब वालों ने भी दी स्टेटमेंट कश्मीर के मुद्दे पर, तुर्की ने दी, जर्मनी वालों ने भी दी आजाद कश्मीर बोल के। तो कुछ फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये न्यूज सिर्फ बनती है। तो ठीक है भाई साहब, हर बंदे के अपने अपने मफाद होते हैं, और वो बंदे को अपनी खुन्नस थी, उसने वो भी निकालनी थी। और साफ जाहिर है कि इस वक्त जो है इंडिया और इसराइल ये दोस्त है, पक्के यार हैं ये दूसरे अमेरिका के, क्योंकि इस खित्ते पे राज भी तो करना है। अगर ये बड़ा कंट्री खिलाफ हो जाए तो अमेरिका के तो भाई साहब वाट मुकाबले लगेगी। छीनने के भी चांसेस है भाई। हाँ, तो ठीक है भाई साहब, अपने अपने वो ना रिश्ते सुधारने के लिए ना, वो कहते हैं ना बड़ी कुर्बानी से अच्छा कि छोटी कुर्बानी दे लें। जी। तो वो बड़े दोस्त गंवाने के बजाय वो ना एलन उमर की ना वो कुर्बानी सही है, उसको पद से हटा देना वो ठीक रहेगा, बजाय जो है 2 कंट्री जो इतने बड़े हैं वो उनका लॉस हो जाए। तो ठीक है भाई, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।